Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार, वेलकम बैक। सो पिछला जो हमारे जितने भी लेक्चर्स थे उसमें ज़्यादातर हमने हज़ार्ड्स के बारे में थोड़ा सा हल्की सी जानकारी ली है। अब हम लोग इसको डिटेल में जानेंगे। सो सबसे पहले जो शुरुआत है वो मैं स्टार्ट करूँगा इसमें प्लेट टेक्टोनिक्स से। सो प्लेट टेक्टोनिक्स जो थ्योरी थी वो काफ़ी वर्षों पहले इसको बताया गया था। पहले कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में बात किया गया अल्फ्रेड वेगनर ने, फिर उसके बाद लोगों ने उसको माना नहीं, लेकिन कुछ अरसे के बाद ये पाया गया कि जो ये कह रहे हैं साइंटिस्ट ये काफ़ी सही बात है और जो प्लेट्स हैं वो अपनी जगह पे स्थिर नहीं हैं, वो मूव करती हैं। तो इसके काफ़ी एविडेंस भी मिले हैं और अब तो ये स्थिति है कि हम लोगों के पास जो है परमानेंट जीपीएस स्टेशंस हैं और परमानेंट जीपीएस स्टेशन से 24/7 इसके कोऑर्डिनेट्स लिए जाते हैं। और इंडियन प्लेट के बारे में भी अगर हम कहें तो इंडियन प्लेट भी मूव करती है और उसका मूवमेंट जो है वेलोसिटी है इंडियन प्लेट की वो करीब 45 से 55 मिलीमीटर के आसपास है जो कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है करके। लेकिन प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में गहराई से समझने के लिए हमें इंटीरियर ऑफ अर्थ समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें हम लोग कुछ समय बिताएंगे इसके बारे में और ओशनिक प्लेट क्या होती है, कॉन्टिनेंटल प्लेट क्या होती है और फिर इसमें प्लेट बाउंड्रीज किस तरह से तय की जाती है और क्या क्या तरीके की और विभिन्न प्लेट बाउंड्रीज इस धरती पे है और उससे खतरे क्या हैं उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और ये प्लेट मोशन और जो प्लेट का आपस में टकराव होने के बाद जो प्लेट बाउंड्रीज बनी हैं उन्होंने क्या लैंडस्केप बनाया है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे करके। सो अगर इंटीरियर ऑफ अर्थ हम लोग देखें तो हमारे पास जो अर्थ का इंटीरियर है वो एक सा नहीं है, वो होमोजीनियस नहीं है, वो हेट्रोजीनियस है। तो उसमें तमाम लेयर्स हैं जो कि हम लोग कहते हैं कि पहले क्रस्ट है, फिर आपके पास स्टेनोस्फियर है और उसके बाद आपके पास मेसोस्फियर या मेंटल है, फिर आउटर कोर है, फिर इनर कोर है करके। तो ये चीज़ें जो हैं इसको हम लोग थोड़ा सा गहराई से समझेंगे। अब टेक्टोनिक्स जो है एक वर्ड है जिसको हम लोग कहते हैं इज़ द यूनिफाइंग थ्योरी और ये प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में कहती है। नाउ अबाउट प्लेट टेक्टोनिक्स, सो ये ज़्यादातर हम लोग इसमें जो है वो प्लेट मूवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। सो इट इज़ द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स एंड द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। क्या दबाव बन रहा है इनके ऊपर बिटवीन देम और उनके ऊपर क्या दबाव बन रहा है। प्लेट टेक्टोनिक्स जो है इट एक्सप्लेन्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनोज, अर्थक्वेक्स, फोल्डेड माउंटेन चेन्स, रॉक असेंबलेजेस एंड सी फ्लोर स्ट्रक्चर। सो ये पूरा मतलब हम लोग कह लें कि समुद्र से लेके माउंटेन के टप तक की ये बात करते हैं। और इस प्लेट बाउंड्रीज जो है और प्लेट टेक्टोनिक्स ये भी बताता है कि वॉल्केनिक इरप्शंस कहाँ हो रहे हैं, अर्थक्वेक्स कहाँ हो रहे हैं और फोल्डेड माउंटेन चेन्स के बारे में बताता है। जैसे हिमालय के बारे में कह लें तो अगर इसको आप किसी भी लिटरेचर में पढ़ेंगे तो आपको आप पाएंगे कि हिमालय को सिर्फ हिमालयन माउंटेन्स नहीं कहता है, फोल्डेड माउंटेन्स कहा जाता है करके। सो ये उस बारे में भी बताते हैं, सी स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं। तो और ये भी आगे हम लोग जानेंगे कि जितनी गहराई समुद्र की है किसी एक इलाके में उतनी ही ऊंचाई हमारी जो पर्वत है उनकी है करके। सो माउंट एवरेस्ट टॉलेस्ट है और डीपेस्ट पार्ट जो है वो मरियाना ट्रेंच है आपका। द लास्ट पॉइंट इसमें है द फोर्सेस दैट ड्राइव प्लेट मोशंस अराइजेस फ्रॉम द मेंटल कन्वेक्शन सिस्टम। तो ये इंटीरियर ऑफ अर्थ में ऐसे लेयर्स हैं जो कि ये प्लेट को मूव करते हैं करके।
और इसको कहते हैं हम लोग कन्वेक्शन सिस्टम। तो ये क्या है, इसके बारे में भी हम लोग अभी कुछ ही क्षणों में जानेंगे। ये एक इंटरकनेक्शन और इंटर रिलेशनशिप बताता है करके, और ये बात अगर आप ध्यान दें तो हमने कुछ सिस्टम्स के बारे में बात किया था पिछले कुछ लेक्चर्स में कि हमारे जो अर्थ की जो 4 सिस्टम्स हैं, एटमॉस्फेयर हो गया, जियोस्फीयर हो गया, बायोस्फीयर हो गया, हाइड्रोस्फीयर हो गया, सो ये इंटरकनेक्टेड है। तो इसमें जो है ये वाला जो पोर्शन है ये आपका हाइड्रोलॉजिकल साइकिल हो गया आपके पास, रॉक साइकिल जो हो गया आपका जियोस्फीयर हो गया, और टेक्टोनिक जो प्रोसेस है वो कैसे इससे इंटरकनेक्टेड है ये बारे में ये दर्शाता है करके। तो हम लोग अगर इसको कहें कि ये जो जियोथर्मल एनर्जी है वो धरती के अंदर से हमें प्राप्त होती है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की और मटेरियल के डिके की वजह से भी होता है, इसमें आता है करके। तो ये टेम्परेचर जो है ये क्या करता है, तो टेक्टोनिक साइकिल को हम लोग अगर स्टार्ट करते हैं तो हम लोग इसके बारे में यहाँ पे जानेंगे कि सी फ्लोर, फॉर एग्जांपल हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग जब होता है तो जो मैग्मा है ये आपका ऊपर सतह पे आता है और ये फैलता है, और इससे ये क्या करता है कि ये नई प्लेट्स बनाता है करके, फिर ये गहराई में जाता है धरती की, और फिर से मेल्ट होके फिर ये रॉक मेंटल जो है ये मेल्ट होता है और फिर से मैग्मा बनता है, फिर ये इस तरह के डिफरेंट रॉक्स बनते हैं। यहाँ पे इग्नीस रॉक्स हैं, फिर आपके मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, फिर सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। तो ये सारे इंटरकनेक्टेड हैं, और ये भी है कि यहाँ पे माउंटेन बिल्डिंग एक्टिविटी भी हो रहा है करके, इसकी वजह से भी वेदरिंग होगा। तो ये सारी साइकिल्स जो हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं इसमें। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और थोड़ा और जानकारी लेते हैं कि हमारे पास जो इंटीरियर ऑफ अर्थ है उसमें क्या है करके। हालांकि इसमें हम ज़्यादा जियोफिज़िक्स वाला जो पार्ट है उसमें हम लोग नहीं बात करेंगे ज़्यादा, लेकिन फिर भी ये एक पूरा जो चार्ट है वो काफ़ी डिटेल में है, जिसमें ये बताया गया कि मिनरल्स क्या होंगे डिफरेंट लेयर्स के। तो ये होमोजीनियस नहीं है, इंटीरियर ऑफ अर्थ जो है वो होमोजीनियस नहीं है ये पूरा, और इसकी गहराई जो है टिप तक जो है आपका नीचे तक जाएंगे तो इसकी रेडियस ज़रा करीब करीब नहीं तो 6371 किलोमीटर की है करके। और हम लोग तो बहुत ही ऊपर वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं जहाँ पे हम लोग बसते हैं, जहाँ पे ओशन है और आपका जो लैंड पार्ट है करके। तो ये इसको हम लोग कहते हैं ओशनिक क्रस्ट, ठीक है। यहाँ पे ये है, इसको हम लोग कहते हैं ओशनिक क्रस्ट ये वाला, और जो लैंड वाला हिस्सा है इसको कहते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट करके। तो ये जो है इसका आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही कम है, 20 से 70 किलोमीटर की थिकनेस है, और यहाँ पे 5 से 8 किलोमीटर की थिकनेस है। तो ये हिस्सा तो बहुत ही थिन ऊपर का है, लेकिन ये जो मूवमेंट हो रहा है ये मूवमेंट हो रहा है इसकी वजह से, जो आपका स्टेनोस्फीयर है। स्टेनोस्फीयर जो है वो पार्शियली मोल्टन है, ये पूरा सॉलिड नहीं है। हालांकि ये जो ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ये सॉलिड है आपके करके। हालांकि इन दोनों की डेंसिटी भी अलग है। इनकी डेंसिटी जो है इसकी ये हेवियर प्लेट है, इसका मटेरियल हेवियर है यहाँ पे जो मिनरल्स हैं और जो रॉक्स हैं उसके वजह से, और ये थोड़ा सा लाइटर है करके इसके कंपैरिजन में। तो ये भी एक पार्ट है जो कि हम लोग याद रखेंगे कि ओशनिक क्रस्ट है वो हैवी है आपका, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, और जो ये है आपका ये कंपैरेटिवली लाइटर है आपका करके, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। इसको जब ध्यान में रखिएगा जब हम आगे जब प्लेट बाउंड्रीज की और बात करेंगे तब करके। अब आगे चलते हैं कि ये इसकी इंटीरियर ऑफ में आएंगे तो ये पार्ट जो है आपका लिक्विड है, ये पूरा सॉलिड नहीं है, लेकिन इनर कोर जो है वो आपका सॉलिड है। और ये रीज़न इसका होने का कारण जो है ये भी हम आगे बताएंगे आपको, लेकिन अभी हम कुछ बात इस पर कर देते हैं कि ये आपका प्रेशर की वजह से आपका ये है इसमें, क्योंकि हालांकि जब आप इसकी गहराई में जाएंगे तो टेम्परेचर ग्रेडियंट जो है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज़ी से बढ़ता है यहाँ पे। लेकिन तो ये होना चाहिए था कि भाई ये भी सॉलिड होगा, तो ये सॉलिड नहीं है, उसके कारण हम लोग आगे समझेंगे, इसको ध्यान में रखिएगा। बट हमारे लिए जो प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में है वो हमारे लिए इसकी जानकारी होना ज़रूरी है कि जो स्टेनोस्फीयर है वो पार्शियली मोल्टन है आपका, ये स्टेनोस्फीयर पार्शियली मोल्टन है और इसमें कन्वेक्शन करंट्स बनते हैं। तो इस कन्वेक्शन करंट्स की वजह से आपका प्लेट मोशन
होता आया है पास्ट। सो ये अगर आप देखते हैं कि एक एस्टिमेट जियोथर्मल आपका जो है ग्रेडियंट दिखाया गया है कि टेम्परेचर जो है ये आपका कैसे बढ़ रहा है। इसमें बहुत ज़्यादा ये है आपका इंटीरियर ऑफ अर्थ की तरफ जा रहा है, ये डेप्थ है किलोमीटर्स में दे रखा है यहाँ पे। और आप जब इसकी गहराई में जाते हैं तो आप ये देखें कि आपका टेम्परेचर जो है करीब करीब नहीं तो 5000 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है करके। तो ये एक बहुत ही अहम बात है जिसमें हम लोग देखते हैं। और ये जैसे हमने कहा कि ये डिफरेंट लेयर्स हैं जिसमें मेंटन है, आपका आउटर कोर है, फिर इनर कोर है, और ये ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम लोग कहते हैं लिथोस्फीयर। और प्लेट्स को भी जो हम लोग कहते हैं ओशनिक प्लेट एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, उसको और भी एक नाम दिया गया है, वो है लिथोस्फेरिक प्लेट्स। और अभी जैसे हमने कहा कि इसकी गहराई में हम लोग अभी नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर देखें तो ये जब साइस्मिक वेव्स का ट्रैवल की वजह से कहाँ कहाँ पे बाउंड्रीज हैं, कहाँ पे, क्योंकि जैसे ही इसकी प्रॉपर्टी चेंज होगी साइस्मिक वेव की वेलोसिटी बदल जाएगी करके। सो इसको इसके बारे में जब जाना गया कि भाई ये क्या है, तो ये साइस्मिक वेव से ही पता चला था कि आपके पास जो है इंटीरियर ऑफ अर्थ में आपके डिफरेंट लेयर्स हैं और डिफरेंट कॉम्पोजिशन की इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के लेयर्स हैं, सेम प्रॉपर्टीज़ नहीं हैं उनकी करके। तो जैसे अगर आपका पार्शली मोल्टन एरिया है तो उसमें वेलोसिटी वेरी करेगी, हार्ड एरिया है, क्रस्ट है जैसे, तो उसमें वेलोसिटी अलग होगी। इसलिए इसको अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इस एरिया को जो कि आपका स्टेनोस्फीयर है, इसको कहा गया है लो वेलोसिटी जोन। इसमें वेलोसिटी आपकी कम हो जाती है करके, फिर बढ़ती है आपकी। तो यहाँ से आना शुरू हुआ आपका, देखें तो ये आपका जो है ये आपका फिर वेलोसिटी बढ़ी यहाँ पे करके। तो इसी तरह से इसको देखा गया। अब एक थ्योरी है जो कि आइसोस्टेसी की बात करती है करके, जिसमें प्रिंसिपल्स ऑफ आइसोस्टेसी क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। ये एक बताता है कि आपका जो मोल्टन मास पे जो लैंड मास है, जो स्टेनोस्फीयर के ऊपर जो तैर रहा है करके, वो कितना है, नीचे कितना है उसके, उसमें डूबा हुआ कितना है और कितना उसका ऊपर है करके। और ये एक बैलेंस की तरह काम करता है, इक्विलिब्रियम की तरह काम करता है करके। सो द प्रिंसिपल ऑफ आइसोस्टेसी गवर्न्स द राइज एंड सब्सिडेंस ऑफ क्रस्ट until the mass is buoyantly balanced। तो अगर मान ली कि हमारी ये सतह है, तो ये पोर्शन है जो हमारा, ये कितना गहराई में है, ठीक है, ये बैलेंस कैसे होगा, क्या ये ज़्यादा गहराई में रहेगा, ये डिपेंड करेगा इसकी मास पे करके, और इसकी आपकी हम लोग कहेंगे कि डेंसिटी पे इसमें करेगा करके। हालांकि हर कोई जो भी चीज़ है, या तो क्रस्ट है, या तो इवन आप ये बेस्ट एग्जांपल ले सकते हो कि आपकी जो बड़ी शिप्स होती हैं जो, वो किस तरह से तैरती हैं, वो डिपेंड करती है कि उसकी मटेरियल की डेंसिटी क्या है करके। और हालांकि ये भी तय रहता है कि आपका जो पानी है उसकी डेंसिटी क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है करके। तो क्या ये हमेशा इतना ही रहेगा? फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ इलाके होंगे जो कि आपके नीचे जो हैं वो कम होंगे लेकिन ऊपर ज़्यादा होगा करके इसका। तो ये एक्सपोज कितना रहता है और कितना नीचे गहराई में जाता है, इसके बारे में ये बताता है। तो ये जैसे ही आपका मान लो कि ये पोर्शन आपने हटा दिया, इस यहाँ से वो इरोड हो गया, तो ये अपने आप ऊपर जाएगा और ये बैलेंस करेगा अपने आप को। तो ये चीज़ें जो हैं हम लोग ये आइसोस्टेसी के बारे में इसमें जानेंगे करके। सो द प्रिंसिपल ऑफ आइसोस्टेसी गवर्न्स द राइज एंड सब्सिडेंस ऑफ द क्रस्ट अंटिल इट इज़ बायंटली बैलेंस्ड एक्चुअली, ठीक है। बिकॉज ऑफ आइसोस्टेसी ऑल पार्ट्स ऑफ लिथोस्फीयर, यहाँ पे हम लोग क्रस्ट और लिथोस्फीयर की बात कर रहे हैं, आर इन द फ्लोटिंग इक्विलिब्रियम। तो ये फ्लोटिंग इक्विलिब्रियम में है स्टेनोस्फीयर पे। स्टेनोस्फीयर इज पार्शली मोल्टन, लो डेंसिटी वुड ब्लॉक्स फ्लोट हायर। ये आप ध्यान में रखिए कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि जो लकड़ी का टुकड़ा हम लोग लेते हैं जिसकी डेंसिटी कम है, वो फ्लोट हमेशा हाई करता है, लेकिन वो एंड हैव डीप रूट्स, उसकी रूट्स जो होंगी वो डीप होंगी। मतलब आप कह सकते हो कि ये आपका लो डेंसिटी है, ये आपका फ्लोट भी हाई करता है, और इसका सो लो डेंसिटी ब्लॉक फ्लोट्स हाई एंड हैव डीप रूट्स, ओके। तो ये मान लो कि आपका यहाँ पे ये कर रहा है, लेकिन
इसकी रूट्स जो हैं वो काफ़ी डीप होंगी करके इसको। और दूसरा है वेर इज हाई डेंसिटी वुड्स ब्लॉक्स फ्लोट लो हैव शैलो रूट्स। ओके, तो ये जो है आपका फ्लोट लो करेगा और ये रूट्स भी आपकी मतलब इसकी गहराई में भी ये कम होगा करके। तो ये चीज़ आप इसमें ध्यान में रखिए करके। इसके एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं करके। तो ये है आपका एग्जांपल दे रखा है कि आपके पास जो हैवी है वो हैवी जो है आपका लो फ्लोट करता है, लेकिन ये मतलब यहाँ पे आपको बहुत ही कम ऊपर नज़र आ रहा है और एक गहराई में आपका ये इतना है करके। लेकिन जो लाइट है, लाइट जो है वो ऊंचाई भी है इसकी और गहराई भी ज़्यादा है करके इसमें। तो दो वही चीज़ है कि लो डेंसिटी ब्लॉक्स फ्लोट हाई, मतलब ये हाई भी है एंड हैव डीपर रूट्स, तो ये डीप रूट्स होगी आपकी करके। यहाँ पे ये आपके डीप रूट्स हैं करके। और ये जो है आपका हाई डेंसिटी जो है ये आपका जो है ये आपका क्या है, ये कह रहा है शैलो रूट्स हैं और ये फ्लोट लो करता है, तो ये लो फ्लोट है आपका। और ये आपका जो है ये भी शैलो है करके। तो ये कंपैरिजन एक दिखाया गया है। अभी एक और एग्जांपल है इसमें अगर हम लोग ले लें तो ये आपका है कि आपका अर्थ जो मेंटल है, ठीक है, अर्थ मेंटल जो है हम लोग कहेंगे कि स्टेनोस्फीयर का जो पार्ट है और ये क्रस्ट का पार्ट है करके। तो ये देखेंगे कि जो माउंटेन्स हैं तो मेजर माउंटेन रेंज अबाउट 16% अबव द एवरेज कॉन्टिनेंट, और ये इसकी रूट भी काफ़ी डीप है, ये काफ़ी गहराई तक इसका हिस्सा जाएगा करके। और ये एक दिया है आइसबर्ग का है, जो समुद्र में आइसबर्ग्स देखते हैं हम लोग, उसके बारे में दिया गया है। तो ये है आपका 10% ऊपर है लेकिन 90% नीचे है करके, ये भी लाइट है करके। सो द हाइट ऑफ विच अ फ्लोटिंग ब्लॉक of ice rises above water depends on the density of the water। एक ये हो गया हमारा करके। तो हमारा डेंसिटी ऑफ द वाटर भी रहेगा यहाँ पे कंपेयर टू द डेंसिटी ऑफ द आइस, तो इस पे डिपेंड करेगा करके। नाउ फॉर एग्जांपल व्हेन वाटर फ्रीजेस इट एक्सपैंड्स, ये नॉर्मल जो फिजिक्स हम लोग बेसिक कहते हैं कि वो एक्सपैंड करता है एंड इट बिकम्स क्या है आपका लोअर डेंसिटी। तो आइस की डेंसिटी जो है वो हो जाती है 0.9 जी पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ना वाटर की डेंसिटी क्या है आपका करीब करीब 1 जी है करके। thus 90% of an iceberg ice okay will be under water। तो ये आपका है, तो इसका डीप रूट है। सिमिलरली फॉर लार्ज माउंटेन रेंजेस approximately 85% of the mountain range of continental rocks, ये याद रखिएगा आप, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात करें क्योंकि ये लाइटर है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और जो ओशनिक क्रस्ट और उसकी मेंटल की बात कर रहे हैं तो वो ज़्यादा है 3.4 या 3.2 के आसपास है। विल सबमर्ज इनटू मेंटल एज डीप एज द माउंटेन रूट्स, ये काफ़ी डीप होगा इसका। इस पे और भी बात करते हैं अगर हम लोग देखें तो ये वाला आप देखें एग्जाम्पल। सो अगर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का कह रहे हैं हम लोग 2.7 टू 2.8 के आसपास है, ओशनिक क्रस्ट का 3.2 से 3 का डेंसिटी है आपकी ये वाला करके। तो अब ये लाइटर है आपका ये वाला, और ये जो है ये हैवियर है, ये हैवी है करके, और मेंटल की डेंसिटी आपकी ये है करके। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये इसकी जो रूट्स हैं कॉन्टिनेंटल जो हैं ये काफ़ी डीप हैं आपके करके। और हमारे पास क्या है इसका एग्जाम्पल, हिमालय। अब हम लोग क्योंकि इसको देखेंगे आइसोस्टेसी के हिसाब से देखेंगे हम लोग करके, तो इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे हमारा ये रहता है करके। सो कॉन्टिनेंटल फ्लोट्स हाई बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ रॉक्स विथ लोअर डेंसिटी देन द रॉक्स ऑफ मेंटल और द ओशनिक क्रस्ट। तो ये कंपैरिजन दिखाया गया है कि भाई आपका ओशनिक क्रस्ट है उसकी रूट्स हैं वो आपकी
ज़्यादा नहीं गहराई तक होगी, उसकी कम होगी जे कंपेयर टू आपका जो ये है करके। सो आइसोस्टेसी का ये फंडा जो है हम लोग फंडामेंटल आगे और भी समझते हैं कि इससे क्या बात करना चाह रहे हैं हमको। सो आइसोस्टेसी क्या है आपका, अगर मान लो कि हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन हो रहा है, और ये हम आपको बार बार कह रहे हैं कि हमारा जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट के साथ टकराता है, टकराव में है करके, और इसी की वजह से हिमालय बना है करके। तो अगर हम लोग इस बारे में बात करते हैं तो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन फोर्सेस कॉजेस शॉर्टनिंग एंड थिकनिंग ऑफ द क्रस्ट। मतलब आप अगर ये ले लें, एक चित्र अभी नीचे आएगा लेकिन हम आपको थोड़ा समझाते हैं इसके बारे में। ये मान लीजिए कि आपके दो ब्लॉक्स हैं यहाँ पे और दो प्लेट्स हैं यहाँ पे करके आपके। अब ये दो प्लेट्स जो हैं ये एक दूसरे से आपके बिल्कुल टकरा रहे हैं करके, तो क्या होगा कि ये आपका यहाँ पे ये टकराने के कारण आपका ये बनना शुरू होगा। लेकिन अभी आप इसमें एक प्रश्न भी रहेगा कि क्या ये नीचे नहीं जा सकता है। तो अगर इनकी डेंसिटी वेरिएशन है, अगर डेंसिटी सेम है तो ये एक किसी के एक दूसरे के मतलब उसमें अंदर नहीं जाएगा, कोई भी एक जो हैवी होगा वो नीचे जाएगा क्योंकि वो भी फ्लोट कर रहा है करके। लेकिन अगर सेम है तो ये दोनों एक दूसरे के सामने भिड़े रहेंगे। तो जो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट है वो कुछ ऐसा ही है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। इसके बारे में हम आखिरी में कुछ स्लाइड्स हैं उसमें बात करेंगे कि इंडियन प्लेट जो पूरा था क्या वो ओशनिक प्लेट ही था। ओशनिक प्लेट हैवियर है कॉन्टिनेंटल प्लेट से, लेकिन दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में भिड़ेंगे जब, तो दोनों की डेंसिटी सेम है, तो वो आपको एक शॉर्ट ऑफ एन बकलिंग ही पैदा करेगा, और जो कि हम लोग कहते हैं इसको फोल्डेड माउंटेन चेन्स होगी। अब इसमें क्या है कि अगर ये दोनों के टकराव हो रहा है तो इसमें शॉर्टनिंग भी होगी, क्योंकि ये जो पोर्शन है ये आपका शॉर्टन भी हो रहा है यहाँ से, और ये आपका थिकनिंग भी हो रहा है यहाँ पे करके। तो कुछ इस तरह से होगा करके। तो ये आपका दोनों तरफ से आपका दबाव बना है, और ये आपका जो है ये एक बकलिंग टाइप पैदा कर रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम आप ये देखेंगे कि ये भी एक नीचे भी इसका इस तरह का डिफॉर्मेशन होगा करके। तो अब इस तरह का डिफॉर्मेशन जब है आपका, तो ये रूट्स हम लोग कहेंगे, और ये सरफेस पे आपका जो दिखेगा करके। तो अगर आइसोस्टेटिक बैलेंस की बात करते हैं करके हम लोग, तो क्या हो रहा है, तो ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बारे में बात है यहाँ पे। तो जब भी, क्योंकि अब माउंटेन्स हैं, इरोशन भी होगा यहाँ पे, तो इसका वेदरिंग भी होगा और इरोशन भी होगा करके। तो जब भी इसका इरोजन होगा, ये इरोड होगा करके, तो इसका जो हाइट है वो डेफिनेटली घटेगा, और जब भी ये घटा तो ये अपने आप इसको जो है वो आइसोस्टेसी में ले जाने की कोशिश करेगा, बैलेंस करेगा उसको करके। तो ये पोर्शन ऊपर आएगा, ये हिस्सा, और जब तक ये आता रहेगा, जब तक इसकी जो फाइनल स्टेज में ये ना चला जाए। तो ये इवेंट्स बताए हैं कि पहले ये था फर्स्ट स्टेज, ये दूसरा स्टेज था इसका, तो ये सेकेंड स्टेज है आपका, और फाइनल जो है आपका ये आ गया करके। तो जब तक इसके पास ये अवेलेबल था ये पोर्शन, तब तक ये ऊपर चलता गया, अपलिफ्ट होता गया। तो समय आएगा तो ये है एज वेट इज रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप बाय इरोजन, मतलब आपने वेदरिंग किया, इरोड किया उसको, और इससे मटेरियल हो गया, जो भी ऊपर का हिस्सा था वो जैसे ही गया, ये नीचे से आपका अपलिफ्ट हुआ, फिर से उसने उसको मेंटेन किया करके, फिर से किया, फिर से ऊपर आया करके। तो ये इसी तरह से आपका बायोन्टली इसको बैलेंस करता है करके, यही आइसोस्टेटिक एडजस्टमेंट है हम लोग कहते हैं करके इसको। तो अपवर्ड इसका मूवमेंट होता है। द प्रोसेसेस ऑफ इरोशन एंड आइसोस्टेटिक अपलिफ्टिंग विल कंटिन्यू अंटिल माउंटेन ब्लॉक रीचेस नॉर्मल थिकनेस। तो माउंटेन ब्लॉक जो है वो प्रेशर के कारण जो जितना रूट में गया था वो सब जब तक ऊपर आएगा तब तक वो अपना काम करता नहीं है। एक समय आएगा
कि वो फ्लैट हो जाएगा, वहाँ पे कुछ नहीं होगा फिर करके। सो इरोडेड सेडिमेंट कॉज एडजेसेंट एरियाज टू सबसाइड। तो ये भी एक पाया गया है कि अगर मान लीजिए कि आपकी ये हिमालय की श्रृंखला है, तो ये यहाँ से जितना भी इरोजन हो रहा है, तो ये पोर्शन में सब्सिडेंस देखा गया है करके। और ये जनरली फोरलैंड बेसिन में हमेशा ये पाया गया है। तो हम लोग ये कहते हैं कि ये दिस इज़ फोरलैंड बेसिन, ये हमारा जो है ये इंडो गैंजेटिक प्लेन वाला हिस्सा है और ये हिमालय है करके। तो इसमें ये सब्सिडेंस भी पाया गया करके। अब आगे एक चित्र और देखते हैं जिसमें ये सेम प्रोसेस दर्शाया गया है, जिसमें यंग माउंटेन रेंज है आपके पास और उसके बाद इरोशन भी हो रहा है, फिर ओल्ड रेमिनेंट्स क्या बचे हैं इसके, और ये दिखाया गया कि ये टाइम क्या चल रहा है। तो टाइम के हिसाब से ये, तो जैसे ही यहाँ पे इरोशन हुआ, ये फिर अपलिफ्ट हुआ, इसने आइसोटेस्टिक बैलेंस में आया। लेकिन जब तक ये रूट जो इसकी थी, गहराई में जितना मटेरियल अवेलेबल था और जितना इसका पोर्शन था, ये ख़त्म हुआ, तो ये एरिया जो है ये हमको कहते हैं इसको पैडी प्लेन। ये बिल्कुल मतलब एक सतह एरिया जो थी एक फ्लैट एरिया बन गया पूरा करके। तो ये भी आगे मतलब कुछ इलाकों में ये भी हो सकता है कि जहाँ पे अभी माउंटेन्स हमको दिख रहे हैं वहाँ पे फ्यूचर में, लेकिन ये प्रोसेस जो है ये तुरंत होने वाला नहीं है, कुछ वर्षों में नहीं है, इसको काफ़ी समय लगेगा। मतलब जियोलॉजिकल टाइम स्केल में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग सकते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल है, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ योर आइसोस्टेटिक एडजस्टमेंट्स। लेकिन अब अगर क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में कि भाई हिमालय में क्या होगा करके, तो हिमालय भी तो इरोड हो रहा है करके, वहाँ पे भी तो रेनफॉल है, वो एरिया में भी तो सेडिमेंट्स इरोड होके हमारे इंडो गैंजेटिक प्लेन में आ रहे हैं। लेकिन हिमालय का एक ही रीज़न है कि वो इतनी जल्दी नहीं होगा, बिकॉज एक रीज़न है कि हिमालय जो है उसके पास हमारा कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ठीक है। दूसरा है थिकनेस इज हायर, ठीक है, थिकनेस काफ़ी अच्छी खासी है, तो ये इतने जल्दी ख़त्म नहीं होगा। ओके, सो हम लोग यहीं पे रुकते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे बात करेंगे इस पे, प्लेट टेक्टोनिक्स पे। थैंक यू सो मच, नमस्कार।